सभ्यता की शुरुआत से ही किसान समाज का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है, लेकिन सारी मानवता का पेट भरने वाला किसान खुद पेट काट कर जीता है। इस अन्नदाता के दुश्मन सिर्फ बाढ़ या सूखा नहीं है, बल्कि लोन देने वाले, जमीन हथियाने वाले साहूकार और ऐसे कई लोग हैं जो इसकी मौत का कारण बनते हैं। हमारी आज की कहानी मदन नाम के एक किसान की है, जो कोल्हापुर में अपनी माँ, बीवी ज्योति, भाई रंजन और साली धारा के साथ एक छोटे से घर में रहता है। ये कहानी है मदन और उसके परिवार के साथ होने वाले एक दिल दहला देने वाले हादसे की। आई आई, खाना। रंजन, हाथ मुंह धो ले, खाना तैयार है। हाँ। क्या एक और खिलौना दिन भर यही करता रहे? कभी खेत में आया कर, तेरे मदद कर, हाथ बटा, सीख ले कुछ। इस पे हाथ चलते ना मोबाइल पे तेरे, तो खेत में चला उसको दोस्त छिरते का काही तुझ्या। दादा मी तुला आधीच सांगितलंय, मुझे खेती वेदी कुछ नहीं सीखनी है। और इतनी सी खेती में आपको मिलता क्या है दादा? आप ही करो ये खेती, मुझे अपनी दुकान डालनी है मोबाइल। अरे तुझ्या दोस्त का रहने दो ना, खाते समय गुस्सा मत करो। तू गप गप, बीच में मत बोल। ताई, देख देख धारा को 2 साल छोटी है तेरे से, लेकिन कॉलेज पढ़ रही है, मेहनत कर रही है। तो तू पढ़ाई घर में। दादा पढ़ लिख के मैं क्या करूंगा? और मुझे अपना खुद का ख्याल रखना आता है और इतना काफी है मेरे लिए। अच्छा, इसकी थोड़ी सी अकल तुझ में होती ना तो अब तक डॉक्टर इंजीनियर बन चुका होता तू। अरे खाना तो खा ले। भूख मर गई वही नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए। जाओ दे। खेती का काम कैसे चल रहा है? अकेला आदमी जितना कर सकता है उतना कर रहा हूं मैं। अगले हफ्ते अगर बीज नहीं बोए ना तो इस साल फसल इतनी अच्छी नहीं होगी। इस साल फसल अच्छी उगनी चाहिए। आई का ऑपरेशन कराना है, डॉक्टर ने बोला है जल्द से जल्द ऑपरेशन करा लो। आप ऐसा क्यों नहीं करते? खेती के काम के लिए किसी को मदद के लिए क्यों नहीं लेते? जिसका सगा भाई मदद नहीं कर रहा है उसकी मदद कौन करेगा? जब तक मेरे हाथ पैर सही सलामत है ना तब तक खेत मैं ही संभालूंगा, और फिर मेरे बाद खेत संभालने को कोई औलाद भी तो नहीं है। ताई, अगले 2 हफ्ते मुझे कॉलेज से छुट्टी है, एग्जाम है ना, इसलिए पढ़ाई के लिए छुट्टी दी है। तो कल से मैं घर पे ही रहूंगी। इस बहाने काम में मैं तेरा हाथ भी बटा दूंगी। पहले खाना खा लो। चलो बोलो, मैं फिर से खेत जा रहा हूं, शायद देर हो जाएगी। चलता हूं। आई ये तो कर। गर्मी में भी लोड शेडिंग, आदमी सोए तो कैसे? ये अब तक कैसे नहीं आए? तब तो आ जाना चाहिए था इन्हें। ज्योति वाहिनी, ज्योति वाहिनी। राम भाऊ, क्या हुआ? वो मदन, क्या हुआ उनको? एक्सीडेंट। किसका एक्सीडेंट? मदन का एक्सीडेंट। शाम को मैं अपने काम से वापस आ रहा था साहब, तभी मेरे आंखों के सामने ये एक्सीडेंट हुआ साहब। एक बड़ी गाड़ी मेरे आंखों के सामने से चली गई, किसी की चिल्लाने की आवाज आई। मैं भागते हुए वहां गया तो मदन वहां पे पड़ा हुआ था। आपने गाड़ी का नंबर देखा? नहीं साहब, तब तक गाड़ी चली जा चुकी थी। मलाटे से थाने ले जाओ और गाड़ी का डिस्क्रिप्शन ले लो। ठीक है सर, चलो। आप लोग घबराइए मत, हम उस गाड़ी को जल्दी ही ढूंढ लेंगे।
सर, कल रात के एक्सीडेंट की रिपोर्ट विटनेस के मुताबिक एक सिल्वर एसयूवी था। हिट एंड रन का केस लगता है। इतना खून बहा है तो गाड़ी पे कहीं ना कहीं खून के निशान जरूर होंगे। इससे पहले कि उसे साफ कर दिया जाए, पता लगाओ कि ये गाड़ी किसकी है। सर, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन इनका पैर बहुत बुरी तरह से कुचल चुका था। इनकी जान बचाने के लिए हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तारा, अब क्या होगा? हम क्या करेंगे? पैर खोने की वजह से मदन और उसका परिवार जैसे टूट गया था। चश्मदीद गवाह की मदद से पुलिस ठोकर मारने वाली गाड़ी की तलाश में जुट गई। आखिर कौन था ये जिसने मदन को अपनी गाड़ी से कुचलने की कोशिश की थी? एक गरीब किसान की किसी धनी इंसान के साथ आखिर क्या दुश्मनी हो सकती है? सूर्यकांत पाटिल, हाँ ये गाड़ी आपकी है? जी, क्यों? सर्च वारंट है, हमें आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। गाड़ी की चाबी। खून के निशान है। फोरेंसिक वालों को बुलाओ। देखिए साहब, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, कल रात को मैं अपने घर पे था अपने बेटे के साथ। तो क्या आपकी गाड़ी खुद ब खुद निकल गई मदन से एक्सीडेंट करने? साहब, आपके पास ऐसा कोई सबूत नहीं जिससे मालूम पड़े कि मैं गाड़ी चला रहा था। हाँ, गाड़ी मेरी है, मगर उसे मैं नहीं चला रहा था। फिर कौन चला रहा? मेरा ड्राइवर। कल ही मैंने उसको भेजा था कुछ सामान लाने, पर उसने मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं कि एक्सीडेंट हुआ था। नायक, सर, इस ड्राइवर को ढूंढ निकालो, स्टेटमेंट लो और हिट एंड रन का केस दर्ज करो। सर, आई ग, क्या हो गया? क्या हुआ पैर को? कहीं नहीं ग, जरा सी चोट आई है। कमाल करते हो, कितनी गहरी चोट है? किसान हो, हाथ पे सही सलामत होगे ना तभी काम कर पाओगे। आगे जाके चोट बड़ी हो गई तो बिना पैर के काम कैसे करोगे? अरे कुछ नहीं होगा। रुको, मैं हल्दी का लेप लेके आती हूँ। अरे रुको। जब तक मेरे हाथ पैर सही सलामत है ना, तब तक खेत मैं ही संभालूंगा। तारा, अब क्या होगा? बिना पैर के एक किसान खेती कैसे करेगा? आधा खेत जोतना बाकी है। ये महीना खत्म होने से पहले बीज बोना पड़ेगा। तो 20 साल फसल नहीं पकेगी तारा। ताई, लेकिन बीज बोएगा कौन?
साहब बहुत अंधेरा था, मुझे कुछ ठीक से दिख भी नहीं रहा था और पता नहीं वो आदमी कहां से बीच में आया। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया लेकिन एक्सीडेंट रोक नहीं पाया साहब। अगर एक्सीडेंट हो गया था तो भाग क्यों गया? रुका क्यों नहीं आदमी की मदद के लिए? मेरा एक बेटा है साहब, मैं इस सब में फंसना नहीं चाहता था साहब। नायक अरेस्ट करिए ना। कुछ ही गलती। और वो मदन, उसका क्या स्टेटस है? सर अस्पताल से तो डिस्चार्ज ले चुका है, लेकिन एक किसान, वो भी अपाहिज, जितना ठीक हो सकता है उतना है सर। चलो। मदत केल्यासाठी तुमचा आभार पाटील साहब। अरे साहब, ये तो हमारा ड्यूटी था। और भी कुछ मदद लगे तो आप बताइएगा। थैंक यू। मराठे सर, उस मदन के घर में खबर कर दो, अरेस्ट हो चुका है और हमने केस क्लोज कर दिया, ताकि कुछ तो तसल्ली मिले उन लोगों को। ठीक है सर। और हाँ, उस नायक से कहो मदन के लिए कहीं से कोई कंपनसेशन का एप्लीकेशन हो सकता है तो कर दो। पुलिस की तहकीकात में पता चला कि ठोकर मारने वाली गाड़ी सूर्यकांत पाटिल की थी, लेकिन सूर्यकांत पाटिल ने अपने बचाव में कहा कि गाड़ी उसका ड्राइवर चला रहा था और ड्राइवर ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। हमें अक्सर सुनने में आता है कि समाज के संपन्न और प्रभावशाली लोग अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाने के बाद उसका इल्जाम अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों से कबूल करवा लेते हैं। क्या मदन के साथ हुए हादसे में भी सूर्यकांत पाटिल कुछ इसी तरह से अपना बचाव कर रहा था? क्या पुलिस का निष्कर्ष मदन और उसके परिवार के लिए न्याय संगत था? मदन को न्याय दिलाओ, 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 मदन को। ये सब क्या लगा रखा है? ये बघा ज्योति जी, आपके पति का केस क्लोज हो चुका है, हमने गुनहगार को पकड़ भी लिया है। आता कशाला उगाचा तमाशा? मेरे पति का एक्सीडेंट आपको तमाशा लगता है? मैं तब तक यहाँ से नहीं हिलूंगी जब तक आप मेरे पति के गुनहगार को पकड़ नहीं लेते। अब तक तो मैं चुप बैठी थी, लेकिन अब दिखाती हूँ तमाशा होता क्या है। आप एक पुलिस ऑफिसर पर हाथ नहीं उठा सकती ज्योति जी, ये कानूनन जुर्म है। तो फिर आप ही बताइए साहब, मैं और क्या कर सकती हूँ? अरे, आपके पति के गुनाहगार को हमने पकड़ लिया है, फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको अब तक ये नहीं पता कि असली गुनहगार कौन है। पाटिल ने जानबूझकर मेरे मदन का एक्सीडेंट करवाया है। मतलब? वो पाटिल की नजर हमारे जमीन पे थी। कई बार आदमियों को हमारे घर भेजा है उसने मदन से जमीन खरीदने के लिए। कोण आहे ग? तू अंदर जा। आज जा म्हणलं ना। तुमसे बात करनी थी। किस बारे में? पाटिल साहब, तुझे जितना दे रहे उतना कोई नहीं दे सकता तेरे को इतनी सी छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए। बोल दिया ना, जब तक जिंदा हूं जमीन नहीं बेचूंगा। एक बार नहीं, कई बार हुआ है साहब। परेशान कर दिया था उन लोगों ने हमें। हर हफ्ते किसी न किसी को भेज देते थे हमसे हमारी जमीन मांगने। और जब मदन ने जमीन देने से ना किया तो उसका मेरे मदन के लिए उसकी जमीन सब कुछ थी साहब। इसके लिए अब मैं उससे संभाल रही हूं, लेकिन आपको हमें इंसाफ दिलाना होगा साहब। उस पाटिल को जिम्मेदार ठहराना ही होगा साहब। उसने मेरे मदन की जिंदगी खराब कर दी है साहब। अरे साहब, माना मुझे मदन की जमीन चाहिए थी और मैंने अपने आदमी भी उसके घर भेजे थे, पर नहीं, वो माना नहीं। इसलिए साहब मैंने भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। लेकिन उसकी पत्नी तो कुछ और ही बता के गई। अगर उसकी जमीन आपको ना मिलती तो आपका नुकसान होता, नहीं? उसकी वजह से उसकी आजू बाजू जमीन मिलने का आपको फायदा नहीं होता। साहब ये खेती है, कोई बिल्डिंग नहीं। अगर मदन अपनी जमीन मुझे नहीं देना चाहता था तो मैं उसके आजू बाजू अपनी खेती चलाता था, और इसके लिए मुझे उसका एक्सीडेंट करवाने की जरूरत क्या थी? मुझे क्या फायदा होता साहब? ठीक है, तुम्हें जाऊ शकता। ठीक साहब। नायक, सबूत तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा। इस पे भी नजर रखो। तो
मदन की पत्नी ज्योति को पुलिस के निष्कर्ष पर यकीन नहीं था। उसका यह मानना था कि सूर्यकांत पाटिल के ड्राइवर ने पाटिल का गुनाह अपने सर ले लिया था। ज्योति को इस बात का डर था कि पाटिल उनकी जमीन खरीदने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। सिर्फ मदन का पैर तोड़कर उसे संतोष नहीं होगा। लेकिन पुलिस के पास पाटिल को अरेस्ट करने के लिए कोई आधार नहीं था और पाटिल की अपनी सफाई में कही गई बात में भी तर्क था। क्या यह एक्सीडेंट मदन के दुर्भाग्य में होने वाली पहली कड़ी थी? क्या मदन की किस्मत में कुछ और बुरा होना अभी बाकी था? मदन, कहाँ चले गए? मदन, 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 मदन। काय झालं ज्योति? आई, रंजन कहीं मदन को बाहर लेके गया है क्या? नहीं तो। कहाँ चले गए होंगे? मदन, मदन, मदन। क्या हुआ वही? तेरे भाई घर पे नहीं है। नहीं है? क्या मतलब नहीं है? वो तो ठीक से चल भी नहीं सकते हैं वही। क्या हुआ? दादा घर पर नहीं है। क्या? वो अभी तो यहीं पर थे। भाजी खत्म हो गई थी तो मैं उनको बोल के गई थी कि मैं बाजार जा रही हूँ। कहाँ गए? तुम लोग जाओ, मदन को कहाँ से भी ढूंढ के लाओ। जाओ, जाओ ढूंढ के लाओ। वही नहीं लाता है। साहब एक्सीडेंट तक तो सब ठीक था साहब। अब ये एक तो उस पाटिल की मेहरबानी से मेरे दादा ठीक से चल भी नहीं सकते हैं और अब वही नहीं चुप बैठने के लिए तैयार नहीं, इसलिए उसको उठवा लिया गया। साहब ये जब हुआ तब इस घर में दादा और आई के सिवा कोई नहीं था। और साहब मेरी आई ठीक से सुना ही नहीं देता, ऊंचा सुनती है, इसलिए उसे भी कुछ नहीं पता है। देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप में से किसी ने किसी को इस घर के आसपास भटकते देखा क्या? नहीं साहब। ठीक है नायक, घर के बाहर देखो, कहीं जूतों के निशान या कुछ और मिलता है। सर आसपास के एरिया में देखो कुछ दिख रहा है क्या? ठीक है सर, चलो देखो इधर। सर गाड़ी के टायर के निशान। सर घर के बाहर किसी गाड़ी के टायर के निशान है। ठीक है, उसका फोटोग्राफ लो और देखो कि पाटिल की गाड़ी से मैच करता है क्या। मेरे ख्याल से जिस किसी की भी ये गाड़ी थी, मदन उसी के पास होगा। राइट सर। कहीं ज्योति का शक सच तो नहीं था? क्या मदन के गायब होने के पीछे का मकसद सिर्फ जमीन की खरीद फरोख्ती था या फिर यह मामला कुछ और ही था? सर टायर के निशान की एनालिसिस रिपोर्ट। नहीं, ये निशान पाटिल की गाड़ी के नहीं है। सर बात यहाँ खत्म नहीं होती। ये निशान जिस मॉडल की टायर का है, इस पूरे जिले में ऐसी मॉडल किसी के नाम पे रजिस्टर नहीं है। इसका मतलब मदन को किडनैप करने वाला कोई बाहर गांव का आदमी था। नायक, हमें मदन की जिंदगी में थोड़ा और झांकना होगा। आखिर उसने ऐसा क्या किया होगा कि उसकी दुश्मनी किसी बाहर वाले से हुई? एक काम करो, इस इलाके में आने वाले हर टोल गेट के सीसीटीवी फुटेज को चेक करो। देखो कि अपने डिस्क्रिप्शन से मिलती जुलती कितनी गाड़ियां यहां पर आई और इस मदन के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। सर एक बात और, मदन को गायब हुए 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। एक काम और करो नायक, इस गांव के खेतों और सुनसान इलाकों को एक बार जांच करो, कहीं ऐसा ना हो। सर
हमें फ़ोन किसने किया था? सर मैंने किया। मराठे, इनका बयान ले लेना। जी सर, चलो। हाँ सर, यहाँ गांव के बाहर से किसी ने फ़ोन किया था, यहाँ पे लाश मिली है। सर लाश को जलाने की कोशिश की गई है, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा। सर लाश का दायां पैर कटा हुआ है। सर ये केस बहुत ही कंफ्यूजिंग है। पहले मदन का एक्सीडेंट होता है जिसके लिए लोग पाटिल को जिम्मेदार ठहराते हैं, पर अब ये एक्सीडेंट तक पाटिल को दोषी ठहराना ठीक था, लेकिन ये मर्डर। सर जो पेपर्स आपने मंगाए थे वो आ गए। चलो। एक गरीब किसान के पास ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से उसका खून करवाया जाए, या फिर उसकी जिंदगी में कोई ऐसा राज था जो अब तक पुलिस से छुपा हुआ था। ताई, अच्छा हुआ तू आज घर से बाहर निकली। आखिर तू कब तक घर पे घुट घुट के रहेगी? मैं थक चुकी हूँ राणे साहब। वो पाटिल तब तक नहीं रुकेगा जब तक मेरा पूरा परिवार जल नहीं जाता। पहले मेरे मदन को मार डाला, तब भी हम चुप नहीं बैठे तो मुझ पे एसिड अटैक करवाया। नायक, गांव में सब लोगों से पूछताछ करो, शायद किसी ने उस एसिड फेंकने वाले का चेहरा देखा। सर। ज्योति जी, धारा का पूरा चेहरा जल गया है। धारा को कुछ दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, उसके बच्चे के लिए अच्छा होगा। बच्चा? हाँ, वो 2-3 महीने पेट से है। पर ये कैसे हो सकता है? पिछले 1 साल से वो मेरे पास है। रंजन? वहीनी, अरे वो तेरे बहन जैसी है। वहीनी मेरी बात तो सुनो, मेरा यकीन करो वहीनी, इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं। वहीनी, वहीनी ये बच्चा मेरा नहीं है, ये दादा का है। क्या? हाँ वहीनी, वहीनी धरा का और दादा का रिश्ता था और ये बात मैंने आपसे छुपाई रखी क्योंकि मैं आपको दुख नहीं देना चाहता था वहीनी। क्या धारा और मदन के नाजायज रिश्ते का मदन के कत्ल से कोई ताल्लुक था? और अगर था तो क्या धारा और ज्योति पर एसिड अटैक होना भी इससे जुड़ा हुआ था? कौन था वो जो इन सब के पीछे था? नायक, गाड़ी काढ़ा। सर, सर हम इस टायर के निशान की फोटो तो ले चुके हैं, इसकी एनालिसिस भी हो चुकी है। ये उस निशान से मैच होता है जो हमें मदन के घर के बाहर मिला। मैं यहाँ टायर के निशान देखने नहीं आया हूं नायक। ये देखें, हाईवे टोल बूथ से गुजरी गाड़ियों की लिस्ट आ गई हमारे पास। जी सर। अब ये पता करो कि उनमें से कितनी गाड़ियां कौन कौन एरिया में रजिस्टर्ड है। जी सर। नायक, नीचे देखो क्या है। मिट्टी है सर, काली मिट्टी। एग्जैक्टली, ये कोल्हापुर है। यहाँ की मिट्टी है काली, काले पत्थर की काली मिट्टी। ये लाल पत्थर यहाँ नहीं मिलता है।
ये सिर्फ कोंकण एरिया में मिलता है। इसका मतलब ये है कि कातिल यहाँ अपनी गाड़ी से आया होगा और उसकी गाड़ी कोंकण एरिया में रजिस्टर्ड हो। सर, टोल बूथ से हमारे डिस्क्रिप्शन को मैच करने वाली बहुत गाड़ियाँ आई हैं, लेकिन सर ये देखिए, मदन के गायब होने के ठीक 3 दिन पहले ये गाड़ी, पर सर ये गाड़ी कोंकण की है। गुड, इस गाड़ी को ढूंढ निकालो, इसकी फोटोग्राफ्स बनवाओ और पूरे तालुके में टीम भेजो उसे ढूंढने के लिए। और कोंकण पुलिस से इसके ओनर की जितनी जानकारी मिल सके निकाल लो। सर, तावड़े को सीसीटीवी फुटेज के लिए भेजा था, पता करो उसका क्या हुआ। सर, तो गाड़ी किसी मंगेश देसाई के नाम पे रजिस्टर्ड है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, घर वर बनाता है, और ये उसके कॉल रिकॉर्ड है। और सर ये कुछ फोटोज है जो उसे यहाँ से भेजे गए थे। तो इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन मिली है। इस मंगेश देसाई की शादी फिक्स हुई थी, लेकिन वो टूट गई क्योंकि लड़की गांव छोड़ के चली गई। लड़की कौन थी लड़की? आखिरी मौका देता हूं रंजन तुम्हें सच बोलने का। साहब मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। धन्यवाद। तुम्हें अपने भाई को रास्ते से हटाना था, लेकिन अपने हाथ मैले नहीं करने थे, इसलिए तुमने धरा के प्रेमी को ये तस्वीरें भेजी, करेक्ट? ताकि उसे जलन हो और वो यहाँ आकर तुम्हारे लिए तुम्हारा काम खत्म कर दे। नहीं साहब, मैं धरा के किसी भी प्रेमी के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। लेकिन मदन और धरा के बारे में सिर्फ तुम जानते थे, और घर में सिर्फ तुम्हारे पास एक कैमरा फोन था। साहब मैं कसम लेके कहता हूँ, मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता है साहब। मैं मंगेश को जानती हूँ साहब, वो मुझसे बहुत प्यार करता था, पर साहब मैं उससे प्यार नहीं करती थी और उसीलिए मैं यहाँ आई थी। साहब कुछ दिन पहले से वो मुझे बहुत फ़ोन कर रहा था और मैंने उससे कहा भी कि मुझे अकेला छोड़ दे, और फिर एक दिन वो मुझे मिला यहाँ इस गांव में। मैंने मंगेश को कह दिया था कि मुझे उसके साथ नहीं रहना, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। फिर मैंने उसे बताया कि मैं पेट से थी और मदन के बच्चे की माँ बनने वाली थी। कहाँ जाएगा? सर, आपके आदमी ने कहा कि मेरे मदन के बारे में आपके पास कोई जानकारी है? जी हाँ ज्योति जी, आपको याद होगा कि आपके घर के बाहर और मदन की बॉडी के पास हमें एक गाड़ी के टायर के निशान मिले थे। शायद वो आदमी हमारे कब्जे में है और उससे बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली हैं। सर, यह है वो आदमी। इसका मतलब अरे ज्योति जी, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। छोड़ दीजिए इसे। आप जानती हैं इस आदमी को? ये कैसा सवाल है भला? मैं इसको कैसे जानूंगी? अच्छा, जरा मैडम को याद तो दिलाओ। ये बैंक डिटेल्स हैं। बहुत अबला नारी होने का नाटक किया आपने। पैसे नहीं थे ना आपके पास, लेकिन आपने हमें यह नहीं बताया कि मदन ने एक और जमीन खरीदी थी आपके नाम, यहां से काफी दूर। अब वहां हाईवे बनने वाला है, लेकिन मदन के किडनैप होने के 4 दिन पहले आपने वो जमीन बेच दी और बड़ी चालाकी से वो पैसा किसी गुप्त बैंक अकाउंट में रखा। आधी बातें हमें इन सबूतों ने बता दी, बाकी इस मंगेश ने बताई। इसके आगे आप बताएंगी या हम अपने तरीके से पता करवा लें? और करती भी क्या मैं? पहले मेरा पति अपंग हो गया, फिर मुझे उसकी सारी घिनौनी हरकतें पता चली।
मदन आप समझ नहीं रहे हैं, मैं पेट से हूँ। अरे पगली, तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। तुम घबरा मत, हम शादी कर लेंगे। तेरी दीदी मुझे बेटा नहीं दे पाई। अब तू देख, मैंने उसके नाम से जमीन खरीदी थी, कल ही पता चला कि वहां पे हाईवे आ रहा है, इसका मतलब और ज्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ, और फिर मैं और तो दोनों आराम से रहेंगे। अरे बस हंस ना बाबा, हंस। हाँ, हंस। वो मुझे छोड़ने वाला था, इसके लिए मैंने उसके साथ इतने साल बिताए और उसके बदले वो मुझे रास्ते पे छोड़ने वाला था। मैंने वो ही किया जो मुझे ठीक लगा। मंगेश को मैंने वो तस्वीरें भेजी और उसको यहाँ बुला लिया ताकि वो धारा को यहाँ से लेके चला जाए, लेकिन धारा ने जाने के लिए इनकार कर दिया तो वो गोंदिया के नज़दीक की ज़मीन मेरे नाम पे थी, तो वो मैंने हाईवे वालों को बेच दी और उससे जो पैसे आए वो मैंने बैंक में डाल लिए। मंगेश फिर भी धारा पे गुस्सा था। मैंने उसे बताया कि मैं और धारा गांव जा रहे सब्जी लेने के लिए, तब वो वहां पे एसिड लेके पहुंचा। अगर कोल्हापुर पुलिस बारीकी से जांच नहीं करती तो इतने सारे पहलू भी सामने नहीं आते और शायद ज्योति अपने पति का कत्ल करके बच निकलने में कामयाब हो जाती। लेकिन पुलिस की कार्य क्षमता की वजह से ज्योति को आईपीसी की धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और धारा 302 के तहत हत्या के लिए अरेस्ट किया गया, और मंगेश को भी आईपीसी की धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और धारा 326A के तहत एसिड अटैक के लिए अरेस्ट किया गया। कोई भी जुर्म माफी के काबिल नहीं होता, लेकिन कई बार गुनहगार गुनाह हालात से मजबूर होकर करता है। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 ने शुरुआत की है एक ऐसी खास मुहिम की जिसमें पूरे हफ्ते हमारा फोकस भारत के एक ही राज्य पर रहेगा। हमारी आज की कहानी गुजरात के एक ऐसे गांव की कहानी है जहां के लोग अपराध से पूरी तरह से दूर थे, लेकिन उसी गांव में एक ऐसी घटना घटी जो इन गांव वालों की कल्पना से भी परे थी। माँ, हाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, वो खेत में जुताई कर रही थी ना, तो वहाँ सोना मिला है। सोना? हाँ सोना मिला है, तो सोचा यहाँ पर ना गाड़ दूँ, ध्वनि बड़ी होगी ना तो उसकी शादी के लिए काम आएगा। लेकिन सुन, तू भी इस बात का ध्यान रखना कि ये बात किसी को पता ना चले, ठीक है? R for Rose, S for हाँ बोल कोकिला। सर, S फॉर सन, सन माने सूरज। वेरी गुड, सरस, बेस बेस। SUN, सन माने सूरज। अभी कल A to Z पूरा याद करके आना। हाँ चलो, समय થઈ ગયો છે। गुड नाइट, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। C for चाकू, P से पल्लू, K से कोना। चलेगी कोने में? ए मुकेश, मारा मुड़े नहीं लाग, समझा? कहते हैं कि गुजरा हुआ कल कभी लौट कर नहीं आता और आने वाला कल इंसान के हाथ में नहीं होता,
जिंदगी का ये नियम इंसान को तब और विवश बना देता है जब उसकी उम्मीदों का ना तो कोई छोर हो और ना ही इंतजार का कोई आधार। लेकिन ये हत्या क्यों हुई और किसने की, इन सवालों से कहीं ज्यादा रहस्यपूर्ण इनके जवाब थे। खेत में जुताई कर रही थी ना, तो वहाँ सोना मिला है, तो सोचा यहाँ पर ना गाड़ दूँ, ये बात किसी को पता ना चले। भाई भाई माँ मरी नहीं, पर माँ भी जैसे चल। अरे नहीं आवे तारी माँ, भाग गई अपने आशिक के साथ। मेरी माँ के बारे में कुछ बोला ना तो दांत तोड़ दूंगा। अच्छा, तू मेरे दांत तोड़ेगा? हाँ, अभी बताता हूँ। तो नहीं, छोड़ भाई छोड़। चलो, ये गंदा है। राजा लखोटा राम लखोटा, चल। धैर्य बेटा। ध्वनि सुनो, तुम्हारी माँ आई कि नहीं? ना काकी। देखो डिकरा, तुम्हारी माँ नहीं आई ना तो घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारी काकी। हाँ, तुम्हारे माँ जैसी। अच्छा देखो, कोई भी जरूरत पड़ से ना तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, चलो जी। भाई ये ऐसा क्यों बोली कि माँ नहीं आएगी? अरे ध्वनि, ये सब झूठ बोल रहे हैं। माँ भी जैसे चल, तेरे को खाने के लिए देता हूँ, चल। काका तेरे माँ ने जो काकी, आपने माँ को देखा? अभी क्या करेंगे? मिल जाएंगी, आगे चलते। अच्छा, माँ आ गई भाई। माँ माँ माँ। अरे सूत है वो ध्वनि, दरवाजा खोलने। आवी कोकिला? नहीं थी अभी। मुझे पता था वो नहीं आई हो, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए खाना लाई हूँ, लो। अच्छा चलो, हूँ तमरे जमाड़ू छू। चलो 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 बेटा। धैर्य ध्वनि। सिर निशान देखिए, चाकू या छुरी का लग रहा है। आप लोगों में से कोई इसे जानता है? आज से पहले कभी नहीं देखा इसे यहाँ पर। सबसे पहले लाश को किसने देखा? हमने देखा था साहब। क्या कर रही थी तुम यहाँ? कपड़ा धोने आई थी साहब। तुम्हारा माधी कोई ओळखे छे? नाते नाते। ऐसा भी तो हो सकता है कि औरत बाहर से इस गांव में आई थी। पिछले 2-3 दिनों में तो हमें इसे नहीं देखा यहाँ पे। मिहिर सर, या तो इसे यहीं मारा गया है या फिर बॉडी पानी में बहकर आई है। आबा, यहाँ तुम दोनों खाओ। हाँ, मैं आती हूँ जरा जल्दी जाके, तेरे चाचा बुला रहे ना। अरे मेरी सरपंच महोदय, ये बच्चों पे मोह माया लुटा के तू करना क्या चाहती है? अरे तुम मर्दों की अकल तो घुटने में होती है,
10 एकड़ जमीन है कोकिला की और सरकार जल्द ही उस पर हाईवे बनाने वाले हैं और उस जमीन के बदले में 3 गुना दाम भी देने वाली है। फायदा ही फायदा है। कोकिला की जमीन सोने की खान है। ये लीजिए आपका खाना। नहीं चाहिए। अरे क्या हुआ बेटा देर? नहीं चाहिए। सर यहीं पास में एक लवारिस ट्रैक्टर मिला है। लावारिस ट्रैक्टर? यस सर। सर मैंने सभी से पूछताछ कर ली है, लेकिन ये ट्रैक्टर इस गांव का नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है सर कि ये लावारिस ट्रैक्टर के साथ उस औरत का कोई कनेक्शन हो। पॉसिबल है मीर। इस ट्रैक्टर को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो और आरटीओ ऑफिस से पता करो कि ये ट्रैक्टर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। यस सर। और हाँ, आसपास के गांव वालों से पूछताछ करो, शायद इस औरत के बारे में कोई जानकारी मिल जाए। यस सर। कोकिला के पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, तो क्या उसकी हत्या की वजह ये जमीन जायदाद बनी या फिर उसकी आबरू? कोकिला की हत्या का रहस्य उसकी जिंदगी से कम रहस्यपूर्ण नहीं था और एक के बाद एक जो खुलासे होने वाले थे वो इस केस को और भी पेचीदा बनाने वाले थे। बस देरी थी तो कोकिला की लाश आइडेंटिफाई होने की। सर। हाँ बोलो। अब उस ट्रैक्टर के मालिक का पता चल गया है। देखो गांव वालों, मैं आज तुम सबसे एक जरूरी बात कहने जा रही हूँ। ध्यान देकर सुनो। बधानो एमा फायदो ज फायदो छे, समझा? શું વાત છે इंस्पेक्टर साहब? 2 दिन पहले हमें तारापुर गांव से एक औरत की लाश मिली थी। वहां पर एक ट्रैक्टर भी था जो इस गांव की कोकिला शाह के नाम से रजिस्टर्ड है। ये कोकिला है, इसी गांव में रहती है। माँ सो रही है। 2 दिन से मंडी में घूम रही है ना, थक गई होंगी। माँ को सुन लो। अब जाओ जाओ। धैर्य बेटा, तू पण हमारी साथे बाहर चल। चल। नहीं नहीं, आप जाओ। माँ उठेगी तो पानी मांगेगी ना। अब जाओ जाओ जाओ। धैर्य बेटा, अब तेरी माँ कभी नहीं उठेगी। क्यों नहीं उठेगी? हाँ क्यों नहीं उठेगी? माँ उठेगी। माँ 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 उठो ना। माँ देखो ये क्या बोल रहे हैं कि आप नहीं उठोगे। माँ उठो ना। माँ माँ अरे बेटा, तेरी माँ तुझे और ध्वनि को छोड़कर तेरे बापू के पास चली गई है। बापू के पास? माँ, बापू अब कभी नहीं आएंगे? हाँ बेटा, वो जहाँ गए हैं वहाँ से लौटकर कभी कोई नहीं आता। माँ 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 मैं चढ़ के बच जाऊँ। माँ 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 उठो। कोई नहीं है। माँ माँ कोकिला के पति का देहांत कब हुआ? पता नहीं। कोकिला हमारे गांव आने से पहले ही विधवा थी। गांव आई मतलब? वो हमारे गांव की नहीं थी साहब। 2 साल पहले ही वो अंबापुर रहने आई थी और इससे पहले वो तिमरपुर रहती थी साहब। तिमरपुर? पर अपना गांव छोड़कर अंबापुर आकर बसने की वजह? उसने हमारे गांव में जमीन खरीदी थी और यहीं बस के खेती करना चाहती थी वो। अब वो जमीन ही मेरी पूंजी है। वहाँ खेती करके मैं अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकती हूँ। आशा करूँ छू कि आप सब लोग मेरा सहयोग करेंगे इसमें। सारो गांव तारो सहयोग कर से। हाँ, सहयोग करेंगे।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोकिला बड़ी जुझारू औरत थी। वो अपनी खेती अकेली संभालती थी। अपनी मेहनत से उसने अपनी तकदीर बनाई साहब। और तो और अपने खुद के लिए ट्रैक्टर भी खरीदा उसने। मतलब बहुत पैसा था उसके पास? पैसा क्या साहब, विचार की भी बहुत धनी थी वो। सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहती थी वो, और इसलिए इवनिंग स्कूल में पढ़ने जाती थी वो। इवनिंग स्कूल? हाँ, एनजीओ ने प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमारे गांव में स्कूल खोला है, वहाँ कोकिला जाती थी। आसपास के सारे गांव में वो अकेली औरत थी जो वहाँ पढ़ने जाती थी। कोकिला नो कोई साथे लड़ाई झगड़ो, दुश्मनी? दुश्मनी तो मैंने नहीं खबर साहब, लेकिन उसके ससुराल वालों में से ही किसी ने उसकी हत्या की होगी साहब। ससुराल में कौन? अब उसका कौन कौन था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोकिला हमेशा कहती थी कि उसके ससुराल वाले बहुत खराब लोग हैं साहब। देखिए, कोकिला की डेड बॉडी हमें तारापुर से मिली थी। वो रहती थी अंबापुर में, तो तारापुर क्यों गई थी? तारापुर नहीं, वो तो खानगंज मंडी के लिए निकली थी। इस साल उसके खेत में फसल बहुत अच्छी हुई, तो खानगंज मंडी में अनाज बेचने के लिए गई थी वो। पिंकी, भाई आने वाले और माँ को साथ लेके आएंगे। बहुत मजा आएगा। पिंकी, माँ आ गई। माँ, 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 भाई, माँ कहाँ है? बताओ ना भाई। भाई, माँ किधर है भाई? माँ क्यों नहीं आई? बताओ ना भाई। बताओ ना भाई, माँ कहाँ है? बताओ ना, माँ कहाँ रह गई? बताओ ना भाई। भाई, माँ क्यों नहीं आई? सर, कोकिला का ट्रैक्टर बिल्कुल खाली था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनाज लूटने के इरादे से उसकी हत्या की गई थी? नहीं मीर, ये अगर लूट होती तो कोकिला की लाश नदी किनारे नहीं ट्रैक्टर के आसपास होती। ये हत्या लूट के इरादे से नहीं हुई, इसके और भी कई पहलू हैं। 7 जून को कोकिला सुबह 3:30 बजे अंबापुर से खानगंज मंडी जाने के लिए निकलती है, लेकिन उसका ट्रैक्टर अंबापुर से मंडी पहुंचता नहीं है। उसका ट्रैक्टर मिलता है तारापुर के जंगल के पास। अब अंबापुर से तारापुर का डिस्टेंस करीब करीब 20 किलोमीटर्स होगा, यानी कि उस दिन सुबह के 4 बजे कोकिला तारापुर जंगल के पास पहुंची होगी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्या का समय सुबह 4:30 बजे के आसपास का था, यानी कि वो आधा घंटा ट्रैक्टर से रिवर तक के डिस्टेंस में काउंट हो सकता है, जो कि करीब 500 मीटर्स था। यानी कि कोकिला नदी तक या तो अपनी मर्जी से गई, या तो ट्रैक्टर से निकाल के जबरदस्ती उसे नदी तक ले जाया गया। लेकिन सर, एक अकेली औरत इतने अंधेरे में ट्रैक्टर रोक के नदी के पास क्यों जाएगी? यू राइट सर, उसे जबरदस्ती ही ले जाया गया होगा। हाँ मीर, अब ये तो इन्वेस्टिगेशन ही तय करेगी कि वो खुद वहां पर गई थी या फिर उसे वहां पर ले जाया गया था। लेकिन एक बात तो तय है कि वो इसी रास्ते से वहां पर पहुंची थी। एक काम करो सर, अपनी टीम भेजो और उस एरिया में दोबारा छानबीन करो। शायद हमें कोई मर्डर वेपन या इस केस से जुड़ी कोई लीड मिल जाए। और हाँ, मुझे कोकिला की सारी हिस्ट्री चाहिए। 2 साल पहले वो तिमरपुर में कहाँ रहती थी, उसका पति क्या करता था, उसके रिश्तेदार कौन थे, और हो सकता है अंबापुर गांव में भी कोई ऐसा हो जो उसकी तरक्की से जलता हो। मैं इवनिंग स्कूल जाता हूँ और वहाँ पर जाकर इंक्वायरी करता हूँ, क्योंकि कोकिला अकेली ऐसी औरत थी जो वहाँ पर पढ़ने जाती थी। सर, मैंने तिमारपुर में पता कर लिया है, कोकिला यहीं की है। उसके देवर का घर भी यहीं है, लेकिन ताला लगा हुआ है। ओके सर। सर, आसपास के गांव में कोकिला एक ही इस उम्र की औरत थी जो पढ़ने आती थी। उसमें सीखने की बहुत उत्सुकता थी, ये बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, और इसीलिए कई स्टूडेंट उससे चिढ़ते थे। कौन से स्टूडेंट? आपको कोई गलत फहमी हुई है साहब। ना तो मैंने कोकिला को मारा और ना कभी तारापुर गया। डंडे पड़ेंगे ना तो तारे भी याद आएंगे और तारापुर भी। बोल साहब, तारे तो कोकिला दिखाती थी मर्दों को। अच्छा, सच्चू कहूं छू साहब, कोकिला को मर्दों की कमी नहीं थी, 1 नंबर की चालू थी। मैं तो सिर्फ ट्राई मार रहा था, लेकिन उसने मुझे कभी भाव नहीं दिया। झूठ बोलता है। सच्चू कहूं छू साहब, आप चाहे तो किसी से भी पूछ लो, उसके कई आशिक थे, बहुतों को धोखा दिया उसने, और साहब एक को तो सबने देखा था।
कोकिला, कोकिला, हाथ छोड़ मेरा। हाथ छोड़। धोखेबाज औरत, तेरा तो गला दबाने को जी करता है मेरा। मैंने कहा हाथ छोड़ मेरा। हिम्मत कैसी की तूने मेरा हाथ पकड़ने की? दोबारा ऐसी हरकत की ना तो शायद पक्कू वो कोकिला का घायल आशिकी था, तभी तो उसको धोखेबाज बोल रहा था। हो सकता है उसी ने कोकिला को मारा हो। वो आशिक अगर तू निकला ना तो चार्जशीट बाद में बनाऊंगा, रिमांड पहले लूंगा, समझी गए ना? सच्चू कहूँ साहब, मम्मी ना सब। भाई इतने बड़े बड़े पत्थर क्यों जमा रहे हो? यहाँ में माँ ने सोना छिपा के रखा है। सोना? हाँ। सच भाई? इस जमीन के अंदर सोना है? हाँ, लेकिन ये बात किसको बताना मत, ठीक है? माँ ने कहा था कि ये सोना तेरी शादी के लिए इस्तेमाल करेंगे। हाँ भाई, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। मैं कहीं नहीं करूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा। मैं तो यहाँ पे सिर्फ सोना लेने आया था। सोना लेने आया था? झूठ बोलता है। नहीं नहीं, सच्चू कहूँ तुझे, सच्चू कहूँ। मैंने दहीर और धोनी को बातें करते हुए सुना था, बोल रहे थे कि कोकिला बहन ने यहाँ पे सोना दबाया हुआ है। धैर्य बेटा, तुम्हें किसने बताया था कि वहां पर तुम्हारी माँ ने सोना छिपाया था? बोलो, डरो मत, सच बोलो। माँ, हाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, वो खेत में जुताई कर रही थी ना तो वहाँ सोना मिला है। सोना? हाँ सोना मिला है, तो सोचा यहाँ पर ना गाड़ दूँ। ध्वनि बड़ी होगी ना तो उसकी शादी के लिए काम आएगा। लेकिन सुन, तू भी इस बात का ध्यान रखना कि ये बात किसी को पता ना चले। तो तुम्हारी माँ ने तुमसे झूठ बोला था? नहीं नहीं, मेरी माँ ने झूठ नहीं बोला, मुकेश अंकल झूठ बोल रहे हैं। मुकेश अंकल ने वहाँ से सोना निकाला है और वो लाश वहाँ रख दी है। सर, बॉडी को देख के तो ऐसा लग रहा था कि कई महीनों पहले उसे दफना गया होगा। लेकिन कोकिला ये बॉडी अपने ही खेत में क्यों दफनाएगी? क्या कनेक्शन हो सकता है कोकिला का इसके साथ? और इस बॉडी को बहुत महीने पहले दफनाया गया है। ध्वनि, ध्वनि, खाना खा ले। नहीं खाना। ध्वनि खा लेना, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। भाई नहीं खाना। आओ साहब, भैया अच्छा साहब, आज 6 मास, यही है वो आदमी
जो कोकिला का गला घोटना चाहता था। धोखेबाज औरत, तेरा तो गला दबाने को जी करता है मेरा। मैंने कहा छोड़ मेरा। हिम्मत कैसे की तूने मेरा हाथ पकड़ने की? अरे શું વાત કરે છે સર? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। कौन छे तू અને અહીંયા શું કરે છે? सर मारो नाम धीरेन है और ये मेरी पत्नी और ये बच्चे मेरे भतीजे। मेरे भाभी के मरने की खबर मिली तो इनसे मिलने के लिए हम लोग यहाँ पे चले आए। बहुत साल बाद याद आया इनकी? हाँ बोल। सर मेरे तो सिर्फ अनबन थी कोकिला के साथ, क्योंकि वो हमें धोखा दे के यहाँ पे आई थी। कैसा धोखा? सब उस धोखेबाज ने मेरे भाई की जमीन अपने नाम करके बेच दी थी। उस जमीन में मेरा भी हक था साहब। तो इसीलिए उसे मारकर नदी में फेंक दिया और अब उसके बच्चों पे ममता जता रहा है ताकि जमीन हड़प सके। ना साहब, ऐसी बात नहीं है। माना कि मैं कोकिला से नफरत करता था, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया। मैं उसके बच्चों को तो अपने बच्चे मानता हूँ साहब। उसकी पति की जमीन पे तेरा हक था, उसका क्या सबूत है तेरे पास? सबूत मारा भाई ने जबान से साहब। पिछले 2 साल से मैं मेरे भाई को ढूंढ रहा हूँ साहब, लेकिन पता ही नहीं चला वो कहाँ चले गए। क्या कोकिला विधवा नहीं है? हाँ साहब, कोकिला विधवा नहीं हुई थी। उसने तो अपने पति के मरने की अफवाह फैलाई थी। हमारा मोटा भाई तो लापता था। क्या? हाँ साहब, उनको चरस की बहुत बुरी लत थी और वो इस लत में इतने अंधे हो गए कि करीब 2 साल पहले मेरी पत्नी और कोकिला के गहने चुरा के भाग गए। हम लोगों ने उन्हें बहुत ढूंढा साहब, लेकिन हमें वो कहीं भी नहीं मिले। सर उसने मेरे भाई का झूठा डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर सारी जमीन हड़प ली और फिर यहाँ आ गई। लेकिन कोकिला ने अपने पति के मरने की झूठी अफवाह क्यों फैलाई? क्योंकि उसका किसी के साथ चक्कर था साहब। चक्कर? हाँ साहब, वो 1 नंबर की चरित्रहीन औरत थी। किसके साथ चक्कर था उसका? साहब ये तो मैंने खबर न थी, लेकिन उसका जरूर किसी न किसी मर्द के साथ चक्कर था। सर मैंने कोकिला के फ़ोन रिकॉर्ड्स क्रॉस वेरीफाई किया। एक बड़ी अजीब बात सामने आई है। वो एनजीओ के स्कूल टीचर हरीश को बहुत फ़ोन करती थी, यहाँ तक कि देर रात में भी। और एक और बात सर, ये इवनिंग स्कूल शाम के 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक चलता है, लेकिन फिर भी कोकिला हर रोज़ रात को 10 बजे के बाद ही अपने घर लौटती थी, जबकि स्कूल की दूरी उसके घर से महज 15 मिनट की होगी। सुनो जरा, इधर आओ। ये हरीश कहाँ है? सर कल से तो ताला लगा है यहाँ पे और स्टूडेंट भी आके गए, पर 2 दिन से दिख नहीं रहा साहब यहाँ पे। ठीक है जाओ। कोकिला के गांव वालों से जानने की कोशिश करो कि कोकिला और हरीश के बीच में वाकई कोई अफेयर था। यस सर। सर कोकिला के पति भौतिक की हिस्ट्री पता चल गई है। 1 साल पहले रेलवे पुलिस ने उसे किसी पैसेंजर का सामान चुराने के जुर्म में अरेस्ट किया था। उसे 6 महीने की जेल भी हुई थी, लेकिन जेल से छूटने के बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। मतलब 6 महीने पहले तक वो जिंदा था, फिर भी कोकिला पिछले 2 साल से विधवा होने का नाटक करती रही। वाकई बड़ी शातिर औरत थी वो। जी सर। कोकिला का पति भौतिक भी पिछले 6 महीनों से अनट्रेसेबल है। हो सकता है ये बॉडी उसी की हो। क्वाइट पॉसिबल सर। एक काम करो सर, धैर्य के डीएनए से मैच करके देखो। ओके सर। जांच के बाद यह साफ हो गया कि कोकिला जिस लाश को सोना बताकर गाड़ रही थी वो उसके पति की थी। उसने ना सिर्फ धैर्य से झूठ बोला बल्कि अपने अपराध पर भी पर्दा डालने की कोशिश की। अब तक यह भी माना जा रहा था कि कोकिला की हत्या में शायद उसके लापता पति का हाथ हो, लेकिन कोकिला के विधवा होने का यह खुलासा खुद कोकिला की छवि पर सवाल उठा रहा था। इन सवालों का सही जवाब जानने वाली कोकिला की खुद किसी ने हत्या कर दी थी, लेकिन उसकी हत्या किसने की और किन वजहों से की, इन सवालों पर इतनी जल्दी विराम नहीं लगने वाला था। हाँ श्याम बोलो। सर यहाँ पे एक चाकू मिला है जिस पर ब्लड मार्क्स हैं, लेकिन ये जगह नदी और ट्रैक्टर से काफ़ी दूरी पर है। चेक करो वो ब्लड मार्क्स कोकिला के ब्लड सैंपल के साथ मैच करते हैं या नहीं, और उस चाकू को भी फिंगरप्रिंट एग्जामिन के लिए भेजो। ओके सर। अभी हरीश के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली, वो अंबा जी के गेस्ट हाउस में छिपा बैठा है। तो फिर देर किस बात की, चलो।
मैं काहे नहीं करूं? सर 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 मैंने किसी को नहीं मारा। मारा नहीं तो गांव छोड़कर क्यों भागा? सर मैं डर गया था, कहीं आप मेरे और कोकिला की फोन की डिटेल्स निकालकर मुझ पर शक ना करो। सर मैं उससे प्यार नहीं करता था, वो तिमरपुर से ही मेरे पीछे पड़ी थी। वो तेरे पीछे पड़ी थी या तूने उसे फंसा रखा था? तेरे ही कहने पर वो तिमरपुर की जमीन बेचकर अंबापुर आई, क्योंकि तेरे एनजीओ ने तुझे तिमरपुर से अंबापुर भेजा था, है ना? नहीं सर, मैं तो उससे पीछा छुड़ाकर भागा था। इसलिए 7 जून को तूने हमेशा हमेशा के लिए उससे पीछा छुड़ा लिया। बता, कोकिला के मर्डर के साथ साथ उसके पति के मर्डर में तेरा क्या हाथ? बोल। सर कोकिला ने खुद ही अपने पति को मारा था। सर साचू गौजू, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। कोकिला ने खुद ने ही 7 जून की सुबह मुझे बताया था। तेरे लिए अपने पति को मार सकती हूँ ना, तो फिर ये बच्चा क्या चीज है? तूने अपने पति को मार डाला? हाँ, मार दिया उसे। वो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ पहुंचा था, इसीलिए मारकर गाड़ दिया जमीन में। और अब ठहरे को भी मारकर गाड़ दूंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तू कई शने हुमानी लेश, क्या ऐसा कभी होता है कि एक माँ अपने बच्चे को मारना चाहती हो? और क्यों मारना चाहेगी वो उसे? हाँ सर मैं सच बोल रहा हूं, वो धैर्य को जान से मारना चाहती थी, क्योंकि धैर्य ने हम दोनों को साथ में देख लिया था। माँ! माँ दरवाजा खोलो माँ। धैर्य क्या कर रहे हो? सर उसके बाद से धैर्य कोकिला और मुझ पर नजर रखने लगा था, और इसी वजह से कोकिला उसे जान से मारना चाहती थी। इतनी सुबह यहाँ क्यों बुलाया? ताकि जो हमारे बीच का कांटा है उसे हमेशा हमेशा के लिए हम रास्ते से हटा सकें। क्या मतलब है तेरा? हरीश, मैं धैर्य को साथ लेकर आई हूँ। तो ट्रैक्टर में है वो, चलो उसे मिलकर हमेशा हमेशा के लिए सुला देते हैं। सर लेकिन जब उसने मुझे धैर्य को मारने के लिए कहा, मैंने उसकी एक नहीं सुनी। फरहाद, पागल हो गई है तू? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। हरीश, कहाँ जा रहे हो? गांडी थई गई है तू, छोड़। हरीश! सर उसके बाद कोकिला को किसने मारा, क्यों मारा, मुझे कुछ नहीं पता। आप चाहे जितना मार लो, यही सच है। सर क्या लगता है, आदमी सच बोल रहा है झूठ? बेटा मैं जो भी कुछ पूछूं उसका सच सच जवाब देना। बिल्कुल भी डरना मत। बैठो बैठो शांति से। बेटा मुझे बताओ, तुम्हारा भाई कहाँ गया है धैर्य? भाई खेत में गए हैं। जिस दिन तुम्हारी माँ मंडी गई थी तब धैर्य भी उसके साथ गया था। बोलो बेटा, डरो मत, जवाब दो। नहीं अंकल, मैं बोलूंगी तो मेरा भाई गुस्सा होगा, फिर मुझे मारेगा। नहीं, कुछ नहीं करेगा वो, प्रॉमिस। बताओ। हाँ, भाई गए थे। तुम्हारी माँ धैर्य को मारती थी? हाँ, लेकिन भाई भी उन्हें मारता था। अच्छी बात तुझसे कभी नहीं मिलेगी, समझी? अभी मैं उससे मिलते हुए देखा ना मैंने, तो देख क्या करिए। रुक, बिल्कुल मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर, समझा? बच्चा है ना, बच्चे की तरह रहे। आज समझा रही हूँ, दोबारा नहीं समझाऊंगी, समझा? जला दूंगी। मैंने बोला तुझसे नहीं मिलेगी। चुप कर, तमीज से रह बिल्कुल। और मुझे मत समझा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, समझा? भाई तो अच्छे, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो बहुत बुरे बन जाते हैं। मुझे यहाँ क्यों लाए? डरो मत बेटा, बस तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। सवाल? जब तुम्हारी माँ अनाज बेचने मंडी गई थी तब तुम भी उसके साथ गए थे ना? ट्रैक्टर में तुम भी उसके साथ थे ना? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं किया था। पर ध्वनि ने तो बताया कि तुम उसके साथ गए थे। ध्वनि ने भूल से बोला होगा, उसको नहीं पता, मैं नहीं गया था। हो सकता है तुमसे भूल हो रही हो, याद करो।
शायद नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं गया था, मैं नहीं गया था, मैं माँ के साथ नहीं गया था। कहीं गलती से तुमने तो अपनी माँ को नहीं मारा था? नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा। मैं अपनी माँ को क्यों मारूंगा? नहीं मारा, मैं कह रहा हूँ मैंने अपनी माँ को नहीं मारा। मैंने नहीं मारा, नहीं मारा मैंने अपनी माँ को नहीं मारा। शांत हो जाओ, शांत। मैं बोल रहा हूँ मैंने अपनी माँ को नहीं मारा। शांत हो जाओ। ओके 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 ओके। मैंने नहीं मारा, मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं मारा। मैंने कुछ नहीं किया। मैं वो सपना था, माँ मरी नहीं है। बेटा, हाँ बेटा, वो एक सपना ही था। माँ वापस आ जाएगी, माँ जरूर आएगी, माँ वापस आएगी। हाँ, रिलैक्स हो जा बेटा। नहीं कुछ नहीं, हाँ, रिलैक्स हो जा। माँ जिंदा है। मंडी से वापस आ जाएगी। हाँ हाँ, माँ मंडी गई है। हाँ, माँ मंडी से आएगी। मुझे नहीं लगता कि हमें उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। उस हादसे ने उसके दिमाग पर इतना गहरा असर किया है कि उसे सपना मानकर भी उसे डिस्क्राइब नहीं करना चाहता है। तो डॉक्टर, ये स्टेट ऑफ माइंड से बाहर कब निकल पाए? ये तभी रिकवर करेगा जब हम उसके झूठ पर विश्वास करेंगे। अगर बार बार यही बात उसे याद दिलाएंगे तो हो सकता है उसकी हालत और भी क्रिटिकल हो जाए। सर, मर्डर वेपन पे धैर्य कहीं उंगलियों के निशान थे। ये कंफर्म है कि कोकिला का मर्डर धैर्य नहीं किया है। लेकिन हरेश के बयान से ये भी सामने आया है कि कोकिला धैर्य का मर्डर करना चाहती थी। मुझे ऐसे लगता है कि हरेश के उस रात जाने के बाद कोकिला ने धैर्य को मारने की कोशिश की होगी। माँ, आप कहाँ थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। भाग भाग, नहीं छोड़ो। उसकी माँ का वो खूंखार रूप भी उसे तब सपना ही लगा होगा। वो अपनी माँ से बचने की कोशिश में वहाँ से भागा। कोकिला ने उसका पीछा किया और दोनों भागते हुए नदी के पास पहुँच गए। माँ, नहीं छोड़ो मुझे। और इसी छीना झपटी में चाकू कोकिला को लग गया। धैर्य डरकर वहां से भागा और भागते भागते इतना थक गया कि हाँफ के बैठ गया। शायद वहीं उसकी आंख लग गई होगी। और जब से उसकी आंख खुली वो यही मानने की कोशिश कर रहा है कि ये हादसा सिर्फ और सिर्फ एक सपना था। बच्चों के लिए उनके माता पिता उनके आदर्श होते हैं। अगर माता पिता बच्चों की अपेक्षाओं के विरुद्ध किसी गलत छवि में नजर आए तो बच्चों की मनस्थिति उतनी ही दयनीय होती है जैसा कि इस केस में सामने आया। सबूतों के आधार पर पुलिस ने जो मनोवैज्ञानिक थ्योरी बनाई वो धैर्य को अपनी मां का हत्यारा तो बताती है, लेकिन वास्तविकता ने उसे इतना विवश कर दिया कि वो उसे बुरा सपना ही मानता है। उसे अब भी लगता है कि उसकी मां जिंदा है और वो एक दिन जरूर लौट कर आएगी। ये केस अदालत में किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट धैर्य को एक नई जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी कोशिशें जल्द ही सफल हों। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।